नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्वासा सिन्हा और हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में चर्चा किए थे कि उस सभ्यता की खोज जो है वो ब्रिटिश काल 1826 से शुरू होकर 1921 तक किस क्रम में उस सभ्यता की खोज हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि उस सभ्यता का काल निर्धारण, मतलब कब से कब तक वो सभ्यता रही थी। उसके बाद काल निर्धारण के बाद मैंने चर्चा किया था कि उस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, है ना। उस सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा। उसके बाद चर्चा किए थे हम लोग कि उस सभ्यता के निवासी या निर्माता कौन थे। तो दो मत यहाँ पे सामने हम लोग देखे थे कि विदेशी मत और एक स्वदेशी मत, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि उस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके संबंध में अधिकतर इतिहासकारों में मतभेद है। तो आज हम लोग इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि कहां से कहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। तो इसके विस्तार के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो सभ्यता जो है वो 3 देशों में फैली हुई है। 1947 के पहले, मतलब भारत की स्वतंत्रता के पहले तक तो पाकिस्तान का वो क्षेत्र भारत में ही आता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 क्षेत्रों में रहा है, एक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक था। तो देख लेते हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान तक इस सभ्यता का जो है विस्तार है वो फैला हुआ था। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना के कई एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर में सबसे अंतिम छोर पर कौन सा शहर बसा हुआ था, दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में। तो इसको मैं बता रहा हूं विस्तार से कि उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांडा का जो शहर था वो सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ था, और ये जो मांडा का जो शहर है वो चिनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उसी प्रकार दक्षिण में अगर चर्चा करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र में एक दैमाबाद नगर खोजा गया जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। उसी प्रकार पूर्व में देखें तो पूर्व में है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसी प्रकार पश्चिम में देखें तो पश्चिम में बलूचिस्तान के क्षेत्र में एक शहर मिला था जिसका नाम है सुतकांगेंडोर। तो सुतकांगेंडोर का जो शहर है वो दाश्क नदी के किनारे पर बसा हुआ है, दाश्क नदी के किनारे पर। और इस पूरे क्षेत्रफल, ये पूरा जो विस्तृत जो क्षेत्र है वो एक त्रिभुज के आकार का जो है वो क्षेत्र बना हुआ है। इसीलिए कई बार ये भी पूछे जाते हैं कि त्रिभुजाकार सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता थी जो त्रिभुजाकार थी। तो ये हम जान गए, हम लोग ये जान गए कि ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और पूरे इस क्षेत्रफल को अगर नापा गया तो वो नाप में ये पाया गया कि लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये एरिया जो है वो फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार देखा गया तो ये 1400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, और पूर्व से पश्चिम तक 16,000 वर्ग किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर में ये विस्तार जो है वो फैला हुआ था। तो इस प्रकार इसके विस्तार के संबंध में हमको जानकारी मिलती है कि इतने बड़े क्षेत्र में ये इसका विस्तार जो है वो फैला हुआ था, है ना। और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस सभ्यता में शुरू में तो 50 से 60 स्थल ही खोजे गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद लगभग 1500 स्थल जो है वो खोजे गए हैं, जिसमें से 900 स्थल जो है वो भारत में खोजे गए और 500 से ज्यादा स्थल जो है वो पाकिस्तान में खोजे गए। इसके बाद इससे जो बचे हुए क्षेत्र थे वो बलूचिस्तान में खोजे गए थे। तो इस प्रकार इस सभ्यता का विस्तार जो है वो इतना विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया विस्तार। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस सभ्यता के विशेषताओं के बारे में
कि क्या क्या विशेषताएं इस सभ्यता की। तो ये तो हो गया विस्तार। अब हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि इस सभ्यता की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहला जो विशेषता है कि ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, है ना। क्योंकि 1921 में इसके खोज के पहले तो हम लोग वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से नगरीय थी, जहां पर एक भी गांव जो है वो खोजा नहीं गया है, बल्कि जितने खोजे गए स्थल थे वो सारे शहर थे। तो इसीलिए सभ्यता को कहा गया नगरीय सभ्यता। और इस नगरीय सभ्यता के अंतर्गत एक विशेषता इसमें आती है कि इसकी नगर निर्माण योजना, इस सभ्यता की जो नगर निर्माण जो योजना थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। क्योंकि नगर जो है बसे हुए थे इस सभ्यता के अंतर्गत, वो नगर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो बसे हुए थे, जहां पर पक्की सड़कें, पक्की नालियां, पक्के मकान और पक्की नालियों के द्वारा जब शहरों के गंदे पानी जब शहर के बाहर आते थे तो उसको एक बहुत बड़े गड्ढे में डंप करके रखा जाता था। तो इस प्रकार इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो नगरीय थी या नगर निर्माण योजना थी। उसमें भी कई प्रकार के भवन जो है वो पाए गए थे, जैसे अन्नागार, स्नानागार, शासकीय भवन और निजी भवन, है ना। और बड़े बड़े भवन जो है वो पाए गए थे। खासकर इस सभ्यता के बारे में चर्चा करें तो धौलावीरा जो शहर था, जो कि गुजरात में खोजा गया था, तो वो धौलावीरा जो शहर था वो सबसे अच्छा नगर कह सकते हैं, सबसे सिस्टमेटिक नगर के रूप में वो बसा हुआ था, धौलावीरा का नगर। ठीक है, तो ये नगर निर्माण जो योजना थी इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अगर देखा जाए तो इस सभ्यता के नगरों में बाजार के लिए एक बड़े बड़े चबूतरे बने हुए थे, जिसके उन चबूतरों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां पर जो है ना बाजार, जहां पर व्यापारी जो है वो अपना सामान लेन देन या बेचते थे। ठीक है, तो इस प्रकार एक नगरीय सभ्यता जो है इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। देखते हैं हम लोग कि क्या होता है कि जिस धातु का प्रयोग उस सभ्यता के निवासी करते थे उसी के आधार पर उस सभ्यता का नाम जो है वो रख दिया जाता है। जैसे किसी सभ्यता में लोग जो है वो तांबे का प्रयोग करते थे तो उसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया। जिस सभ्यता के लोग जो है वो लोहे का प्रयोग अधिक करते थे तो उस सभ्यता को लौहयुगीन सभ्यता कह दिया गया। उसी प्रकार जैसे पाषाण काल, जिस समय में लोग पत्थरों का अधिक उपयोग करते थे, इसीलिए उस सभ्यता को पाषाण युग कह दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु घाटी के संबंध में चर्चा करें तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन कहा गया। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के निवासियों ने तांबा और टीन को मिला के एक नए धातु जिसे कहा गया कांसा का निर्माण ये लोग कर लिए थे। तो और इसी धातु का लोग जो है इस सभ्यता में अधिकतर प्रयोग करते थे, कांसा का। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इतिहास को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक सभ्यता, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और तीसरा होता है ऐतिहासिक। तो इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि प्रागैतिहासिक जो सभ्यता उसे कहते हैं जिस काल के बारे में हमें कुछ भी लिखित में वर्णन या विवरण जो है, साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं होता, उसे कहते हैं हम प्रागैतिहासिक सभ्यता। और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किसे कहते हैं? कि इस सभ्यता के बारे में या इस सभ्यता के संबंध में लिखित में तो साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी के, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनको लिपि का ज्ञान था, लिखने का ज्ञान था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कहना चाहिए कि इस काल के लिपि को किसी के द्वारा आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अगला इसकी विशेषता है शांति प्रिय सभ्यता। इस सभ्यता को शांति प्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि 2300 से लेके 1750
ईसा पूर्व के बीच में ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध है ना, कि किसी प्रकार के युद्ध के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित में तो विवरण मिले ही नहीं, है ना। जितने इसके साक्ष्य मिले वो सारे जो है वस्तुओं के रूप में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इस 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी भी कोई युद्ध का वर्णन नहीं मिलता, इसीलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है इस सभ्यता के अगले विशेषता के बारे में। तो एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभ्यता जो है वो पूर्ण रूप से नगरीय था और नगर जो है वो व्यापार के लिए जाने जाते थे। तो इसीलिए, और व्यापार के बारे में चर्चा करें तो इस सभ्यता का जो व्यापार है वो केवल आंतरिक व्यापार ही नहीं बल्कि विदेशों के साथ भी इसके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो इसीलिए इस सभ्यता को कहा गया है व्यापार प्रधान सभ्यता। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करते हैं तो विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग विस्तार के बारे में पढ़े थे तो ये समझ में आ गया था कि ये जो सभ्यता का विस्तार है वो कहां से कहां तक है या कितने बड़े क्षेत्रफल में ये जो सभ्यता है वो विस्तृत थी। ठीक है, तो लगभग मैंने बताया कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार था, है ना। या ये कहें उदाहरण स्वरूप कि मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन और मिस्र सभ्यता अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भी इस सभ्यता, दोनों को मिलाने के बाद भी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो इस दोनों सभ्यता से 12 गुना ज्यादा बड़ा था इसका क्षेत्रफल जो है। इसीलिए इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इसका अगला राजनीतिक विशेषता। राजनीतिक विशेषता के बारे में अगर चर्चा करें तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। लेकिन हम लोग इस नगरों के बारे में अगर चर्चा करें तो इस सभ्यता के नगरों में ये पाया जाता है कि व्यापारी जो है अपना सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए क्या करते थे, बाजार की व्यवस्था थी जहां पर खंबे जो है वो लगे हुए होते थे। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर लाइट की भी व्यवस्था रही होगी, है ना। इतना विस्तृत जो है पक्की नालियां, है ना, स्नानागार जो बने हुए थे। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरों के जो प्रशासन की जो मुख्य जो जिम्मेदारी होती थी वो नगर पालिका जैसी कोई विशेषता इस समय में रही होगी, है ना, जो इन नगरों को समुचित ढंग से चलाया करते थे। ठीक है, तो इस सभ्यता की राजनीतिक में सबसे प्रमुख जो बात आती है नगर पालिका या नगर पंचायत जैसी कोई संस्था इस समय रही होगी। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता में जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी वो व्यापारियों के ऊपर हुआ करती थी। लेकिन अधिकतर इतिहासकार जो है इसी बात से सहमत है कि नगर पालिका जैसी कोई संस्था इस सभ्यता में रही होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका राजनीतिक विशेषताएं। फिर हम लोग इस चर्चा करते हैं इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा? तो इसके अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो मुख्य रूप से हम लोग चर्चा कर लें कि व्यापार जो था इस सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार था। लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो व्यापार के अलावा भी कृषि और पशुपालन, ये दो मुख्य विशेषताएं थी जो इस सभ्यता के आर्थिक आधार थे। जैसे कृषि, तो कृषि के रूप में हम लोग चर्चा करें तो इस सभ्यता में खेती बिल्कुल सही बात है, खेती होती थी क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कृषि इस काल में होती थी और प्रमुख रूप से इस सभ्यता के जो निवासी थे वो चावल, गेहूं, जौ, मटर, खरबूज आदि फसलों का उत्पादन किया करते थे। साथ ही साथ पशुपालन, तो पशुपालन भी इस सभ्यता के आर्थिक आधार थे। और पशुपालन के रूप में ये मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, घोड़े आदि, है ना, कुत्ता जैसे जानवरों को ये लोग पाला करते थे। तो ये हो गया इसके आर्थिक जीवन। साथ ही साथ व्यापार तो इनकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आर्थिक आधार। फिर हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो इस सभ्यता में हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो समाज जो है वो दो वर्णों में बटा हुआ था
और कौन कौन से ये 2 वर्ण थे, इस बात का जो उल्लेख है या पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है क्योंकि इस सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। जैसे ये नगर हो गया, तो ये जो नगर थे वो 2 भागों में ऐसे बटे होते थे, है ना, जो कि थोड़े से दूर दूर में बसे रहते थे। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि एक जो क्षेत्र है वो अमीरों का रहा होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो गरीबों का रहा होगा। ठीक है, तो या ये कह सकते हैं कि ये उच्च वर्ग के लोगों का निवास था और ये निम्न वर्ग के लोगों का निवास था। तो इस प्रकार शहर जो है वो 2 भाग में बटे होने के कारण इसके समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो है 2 वर्गों का यहाँ पर स्थान रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखो, एक शहर जो है वो 2 भागों में बटे हुए होते थे, वो तो ठीक है, लेकिन गुजरात में एक शहर खोजा गया था धौलावीरा। वो जो धौलावीरा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक, तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के जो समाज में जो लोग थे वो 2 वर्णों में बटे हुए थे। ठीक, इसके अलावा इसके सामाजिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो इस सभ्यता में जो मुख्य जो कहना चाहिए कि समाज है वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था, ना कि पितृसत्तात्मक, जहां पर परिवार की जो मुखिया है वो महिला हुआ करती थी, या वो माँ हो सकती थी या दादी हो सकती थी। तो इस समय में समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था और मुख्य रूप से समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। तो ये भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, सामाजिक विशेषता। फिर हम लोग चर्चा करते इस काल के धार्मिक विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनका धार्मिक जीवन बड़ा ही उच्च था। वो लोग पूजा पाठ जप तप में बिल्कुल ध्यान करते थे, है ना, जैसे कि मातृदेवी की उपासना, शिव पूजा, अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा जैसी परंपरा इस सभ्यता में रही थी। जैसे पशुपति पूजा, है ना, इसीलिए क्योंकि मातृदेवी की मूर्ति जो है इस सभ्यता से मिली थी। तो ये जो पूजा पाठ जप तप जो है इनके धार्मिक जीवन का आधार था। ठीक है, तो ये हो गया इसकी धार्मिक सभ्यता। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। तो इनके सांस्कृतिक विशेषताएं में मुख्य रूप से जो है वो कला है। कला का ज्ञान इनको बिल्कुल था क्योंकि ये लोग मोहरों का निर्माण करते थे, है ना, मिट्टियों के बर्तन बनाना, धातुओं के आभूषण बनाना। तो इस प्रकार मूर्ति कला, चित्रकला का इनको ज्ञान था, है ना। तो इनका जो जीवन है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अच्छा था या उच्च था। तो ये हो गया इनके विशेषताएं, है ना, जैसे नगरी, कांस्य युगीन, आद्य ऐतिहासिक, शांति प्रिय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। तो ये हो गया इनकी मुख्य रूप से विशेषताएं। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस सभ्यता के विनाश के बारे में कि इतनी विकसित जो सभ्यता है उसका विनाश अचानक कैसे हो गया। हाँ, तो इस सभ्यता के विनाश के ये सारे कारण थे, है ना। तो इस सभ्यता के विनाश में सबसे प्रमुख, लेकिन ये एक बात यहाँ पे सामने आती है कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसके संबंध में इतिहासकार जो है वो एक मत नहीं है। अलग अलग जो इतिहासकार है वो इस सभ्यता के विनाश के अलग अलग कारणों का समर्थन करते हैं। जैसे बाढ़, तो बाढ़ के संबंध में सबसे प्रमुख जो धारणा है वो सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी का जो मत है कि इस सभ्यता के जो अधिकतर जो स्थल थे वो किसी न किसी नदियों के किनारे पर ही बसे हुए थे, है ना। तो इसीलिए उनका अनुमान है कि ये जो इस सभ्यता के जो अधिकतर स्थल है वो नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। तो इन नदियों में भयंकर बाढ़ आई होगी और ये पूरे सभ्यता जो है वो बाढ़ में बह गया होगा। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि इस सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण है वो बाढ़ है, लेकिन कई इतिहासकार इसे नहीं मानते। दूसरा था आर्यों का आक्रमण। क्या हुआ कि ये जो सभ्यता है वो 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच, है ना, रही है। तो अधिकतर इतिहास और 1500 से लेके आर्यों की सभ्यता की शुरुआत होती है। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ये जो सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है, तो लेकिन अधिकतर इतिहासकार इससे सहमत नहीं है।
तीसरा कारण था इस सभ्यता के विनाश का कि महामारी, जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, आज जैसे फैली हुई है पूरे वैश्विक महामारी जिसको कह सकते हैं कोरोना वायरस, उसी प्रकार का इस समय में भी हैजा, मलेरिया जैसी कोई महामारी आई होगी, जिसके कारण ये जो पूरा सभ्यता है वो नष्ट हो गया होगा, है ना। इसमें प्रमुख रूप से जो है वो डी कोशाम्बी जैसे इतिहासकार जो है वो इस के समर्थक है। ठीक, अगला कारण है इस सभ्यता के विनाश का जलवायु परिवर्तन। कैसे जलवायु परिवर्तन? क्योंकि इस समय में इतिहासकार मानते हैं कि जंगलों के कटाव के कारण जंगलों का जो क्षेत्रफल है वो सिमट के रह गया था, और इसी समय में उन जंगलों के कटाई के बाद क्या हो गया, हरियाली जो है वो नष्ट हो गई थी, और जलवायु परिवर्तन उस समय में हुआ होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। ठीक, तो ये भी एक कारण था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सभ्यता के विनाश के जो अगला पॉइंट है प्रशासनिक शिथिलता। कई इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, क्योंकि प्रशासन के बारे में कोई विस्तृत साक्ष्य जो है इस सभ्यता से नहीं मिलते, है ना, और प्रशासनिक शिथिलता के कारण वहां पर भयंकर मारकाट जैसी घटनाएं हुई होगी, जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अग्निकांड। अग्निकांड के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके साक्ष्य जो है वो बलूचिस्तान से मिलते हैं, जहां पर बलूचिस्तान में बहुत बड़ा राख का टीला जो है वो मिला था। इसलिए मानते हैं कि वो राख के टीले के कारण ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में भी कोई आगजनी की कोई घटना हुई होगी, और इस सभ्यता जो है वो पूरा जलकर राख हो गया होगा। तो अग्निकांड को भी कई इतिहासकार इस सभ्यता के विनाश के कारण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नदियों का धारा प्रवाह। तो इस बात का हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो सभ्यता के जो अधिकतर स्थल है वो नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। तो क्या होता है, कई बार नदियों के धारा में अचानक परिवर्तन आ जाता है ना, भयंकर बाढ़ के कारण। तो ये भी माना जाता है कि नदियों के धारा प्रवाह के कारण वो सभ्यता जो है वो बह गई होगी। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण कारण विनाश के, वो था भूकंप, है ना, क्योंकि इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस सभ्यता के समय में कोई भयंकर भूकंप आया होगा, जैसे धौलावीरा में भूकंप के साक्ष्य जो है वो खोजे गए हैं, है ना, क्योंकि वहां के जो बिल्डिंगें जो बनी हुई थी, भवन जो बने थे, उसमें दरार पड़े हुए थे। तो इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में भूकंप आया होगा। ठीक है, तो भूकंप को भी इतिहासकार जो है इस सभ्यता के विनाश के कारण मानते हैं। ठीक, उसके बाद आता है वैदेशिक आक्रमण। कुछ इतिहासकारों ने आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के विनाश का कारण माना है, जबकि अनेक इतिहासकार जो है वो वैदेशिक आक्रमण को भी इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं, कि उस समय में कोई विदेशी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ होगा और ये जो पूरी सभ्यता है वो नष्ट हो गई होगी। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और विनाश के कारण।